और अब मैं पलवल के भीड़ूकी गांव में आ गया हूँ। देखिए, राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भीड़ूकी पलवल, ये पलवल के सबसे बड़े गांव में भीड़ूकी भी है। और यहाँ आने की मेरी वजह यह है कि 2020 में प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में इस गांव का जिक्र किया था। उन्होंने जल संरक्षण में इस गांव में ने जो भूमिका निभाई है उसका जिक्र मन की बात में किया था कि एक अनूठा प्रयोग गांव के सरपंच सत्यदेव गौतम ने किया है। और मैं आपको दिखाऊं पहले, देखिए आज बारिश हुई है। अगर आसपास के इलाकों में देखा जाए तो बारिश, पानी लगा हुआ है सड़कों में, खेत पे, रास्तों में। लेकिन इस स्कूल में, जबकि ये सड़क से नीचे है ये स्कूल, यहाँ पानी लगा होना चाहिए था, लेकिन आप देखिए एकदम सूखा है और यहाँ कहीं भी पानी नहीं है। इस पानी के निकास की व्यवस्था एक वैज्ञानिक तरीके से और आधुनिक तरीके से करने का काम सत्यदेव गौतम ने किया। और यहाँ पर वाटर कंजर्वेशन, रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाकर इस गांव में नए नए प्रयोग किए गए। चूंकि अलग अलग जगहों पर प्रोजेक्ट है तो हर जगह जाना संभव नहीं है। तो मैं, दूसरी बात तो ये है कि मेरे साथ सत्यदेव गौतम को देख के आपको लग रहा होगा कि इतने यंग और जीन्स टी शर्ट का सरपंच जो है आपने कम ही देखे होंगे। और इनकी एक खास बात ये है कि ये बीटेक है, MBA है, मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी कर रहे थे और वो छोड़कर गांव के सरपंच का चुनाव, इन्होंने पिछला चुनाव लड़ा और गांव के लोगों ने इन्हें 1000 वोटों के आसपास के अंतर से जिताया। और उसके बाद पढ़े लिखे होने की वजह से जो आमूल चूल परिवर्तन हो सकता था कुछ क्षेत्र में, इन्होंने किया और इनकी चर्चा प्रधानमंत्री ने मन की बात में की। लेकिन दूसरा पहलू यह है कि इतने अच्छे अच्छे काम करके और प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम में भाग लेकर भी जब सत्यदेव गौतम दूसरा सरपंच का चुनाव लड़े तो 9 या 8 वोटों से 14 वोट महिला सीट हो गई थी, तो इन्होंने अपने बहन को लड़ाया तो वो 14 वोट से वो चुनाव हार गए। 2021 में चुनाव हुआ था, अब शायद 26 में होगा सरपंच का। क्यों? जी जी बिल्कुल। तो आप उसकी तैयारी में? हाँ बिल्कुल, ऑब्वियसली जी। तो आप मुझे सत्यदेव जी ये बताइए थोड़ा हमारे दर्शकों को, जैसे मैंने बताया कि ये स्कूल नीचे है, इसमें पानी लगता था, आपने इसके लिए सोचा, तो थोड़ा थोड़ा आप मुझे बताएं, ये हर तरफ नालियां आपने बनवाई। जी जी, बेसिकली देखिए जी, ये जैसे कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, तो हमारी ये जो बिल्डिंग है ये ग्राउंड लेवल से, जैसा आप देख पा रहे हैं, काफ़ी नीचे है। तो यहाँ पे बारिश के दिनों में सारे में पानी भर जाता था। तो इसके लिए हम 2 काम कर सकते थे, या तो हमें सारी की सारी बिल्डिंग को डिमोलिश करा के दोबारा से बनाना पड़ता, या फिर बेसिकली जब मैं कंपनी में था तो हमारी कंपनी की एक बिल्डिंग थोड़ा ऐसे नीचे थी, तो वहाँ पे हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग करा था। तो यहाँ पे हमने फिर सेम कंसेप्ट को हमने डाला। हमने बेसिकली ये 3 पिट सिस्टम यहाँ पे बनाने का काम किया। और जैसे फिल्ट्रेशन के लिए 3 टैंक्स इसमें हैं। हमारा जो पूरे ग्राउंड का पानी है, जैसे हमारे स्कूल का एरिया लगभग 1 से सवा एकड़ के करीब स्कूल का एरिया है, तो ये सारा पानी नालियों के थ्रू, जो बारिश का पानी है, ये नालियों के थ्रू हमारे पहले टैंक में आता है। ये जो 3 टैंक हम दिखा रहे हैं तस्वीरों में। जी 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 जी। अच्छा, ये जो मतलब इससे ये हम समझ रहे हैं कि स्कूल के अंदर जो भी बारिश का पानी होता है वो कोई बेकार नहीं जाता, वो एक जगह इकट्ठा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें जैसे मैंने बताया कि पहले टैंक में ये पानी जाता है और उसके बाद में वो फिल्टर होकर 2nd टैंक में आता है, और 3rd टैंक में जाने के बाद में वहाँ पे पाइप लगा हुआ है और उस पे वो पानी फिर फिल्टर होने के बाद में हमारी वाटर टेबल में नीचे चला जाता है। तो आपके वाटर लेवल बिल्कुल को ठीक करने में, जी 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 बिल्कुल, वाटर लेवल भी इससे मेंटेन होता है जी। और जो पानी की जो TDS वैल्यू है, क्योंकि जो बारिश का पानी रहता है उसकी क्वालिटी अच्छी रहती है, तो वो पानी जो हमारी वाटर टेबल में जाता है, जैसे यहाँ पे कहीं नल हुआ करता था, यहाँ पे या ये नल है यहाँ पे, तो जब हमने इसका TDS वैल्यू पहले चेक करी थी तो वो शायद 1500 के करीब TDS वैल्यू थी। और जब रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम यहाँ पे हमने इम्प्लांट कर दिया था, उसके बाद में TDS वैल्यू भी 1200 और 1300 पे आ गई थी। तो पानी का जो खारापन है वो भी इससे थोड़ा सा इम्प्रूव होता है। देखिए, मैं जो ये तस्वीरों में दिखा रहा हूँ तो ये जैसे गिरा पड़ा सा है और बिल्कुल सिंपल 3 टैंक आपने लगाए हैं। तो
लोगों को ये भी लग रहा था तो इसमें दरअसल कोई लागत की बात नहीं है, एक सोच की बात है और एक समझने की बात है, प्रयास करने की, क्योंकि ये नाली बनवाना, टैंक बनवाना ये कोई बड़ा काम नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैं वही कह रहा हूं, जैसे हमारे पास ऑप्शन ये था इसके पानी के निकासी के लिए। बेसिकली मैं ईमानदारी से बताऊं तो पहला प्रयास वाटर कंजर्वेशन की बजाय इस सोच पे था कि बच्चियां स्कूल आती हैं तो बच्चियों को आने के लिए या पढ़ने के लिए क्लासेस में पानी भर जाता था, तो पहला पानी हमारा पानी के मैनेजमेंट का था। और तो उसके बाद हमने ये करा तो फिर हमें रिजल्ट्स अच्छे मिले, तो ये हमने जितनी भी हमारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी, जैसे हमारा श्री सिद्ध बाबा खेल परिसर है, वहाँ पे भी हमने इस सिस्टम को लगाया है। सब हेल्थ सेंटर है हमारे यहाँ पे, वहाँ पे भी जितनी भी हमारी गवर्नमेंट की जितनी भी बिल्डिंग्स थी हमने इसको सभी जगह इम्प्लांट करा। और हमने एक कैलकुलेशन के हिसाब से हम पर ईयर 25 लाख लीटर पानी, जो हमारे यहाँ पे एवरेज जो बारिश है उसके हिसाब से हम 25 लाख लीटर पानी हर साल हम सेव कर पा रहे थे। वो जोहड़ के पानी का जो था उसको जो किया है आपने? जी जी, उसमें ये था कि हमारी जोहड़ चल रहा है। हाँ, हमारे गांव में 4 जोहड़ हैं बेसिकली राजीव जी। तो उसमें क्या था, हम पानी को बाहर फेंकते थे, क्योंकि बारिश के दिनों में आप जैसे देखते हैं गांव में ये समस्या है कि इंक्रोचमेंट जोहड़ के किनारे होती ही है। कूड़ा भी आजकल कई बार जोहड़ के किनारे ही जोहड़ मतलब तालाब। तालाब लोग हमारे जो समझ ना पाए हिंदी वाले, तो मैं ये बता दूं जोहड़ मतलब तालाब जो हम लोग कहते हैं अपने यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने उसके पानी को ड्रेन आउट कराया था, हमारे यहाँ पे नाला है उसके लिए ड्रेन आउट कराया था। तो उसमें हमने क्या करा था, बीच बीच में 10 बाई 20, 10 बाई 15 साइज के पिट्स हमने बेसिकली बनवाए थे। तो उनका ऑब्जेक्टिव ये था, जब उस पानी को हम बाहर वो पानी जाता था, जोहड़ का पानी, तालाब का पानी नाले के लिए जाता था, तो वो उन पिट्स से होकर निकलता था। तो उसके 2 बेनिफिट्स थे, एक तो यदि हमें आवश्यकता है पानी की तो हम उसमें से सिंचाई के लिए भी उसको इस्तेमाल कर पाते थे, और वो जो रेस्ट ऑफ पानी था वो सीधा नाले के लिए चला। ये प्रधानमंत्री तक ये बात कैसे पहुंच गई? देखिए मुझे ईमानदारी से बताऊं, मुझे बिल्कुल नहीं पता जी। मेरे को तो किसी का नेशनल न्यूज़ वालों का फोन आया था कि आपने कोई ऐसा प्रोजेक्ट करा है कि अच्छा, इसमें इन सारे प्रोजेक्ट्स में कोई लागत बहुत ज्यादा लागत नहीं रही। बिल्कुल। मेरा सवाल ये तो आपके गांव और आपके उपलब्धि के बारे में बता दे। आपने इतना सब कुछ किया, फिर चुनाव कैसे हार गया? देखिए चुनाव हारना तो एक आंकड़ों की बात है राजीव जी। आप ये जैसे मानिए कि पिछली बार जितने, अब मैं आंकड़ों में आपको समझाता हूँ, मैं चुनाव इसलिए नहीं हारा क्योंकि जितनी वोट जब मुझे गांव ने लगभग 950 वोटों से जिताया था, उससे मुझे इस बार 300 वोट ज़्यादा मिले। आप इस तरीके से समझिए, मतलब जितनी वोट, सपोज मुझे 1700 वोट पिछली बार मिली थी, तो मुझे इस बार 2000 वोट मिली। तो इन टर्म्स ऑफ वोट परसेंटेज मैं चुनाव नहीं आ रहा हूँ, गाँव के लोगों का बहुत प्यार रहा है। बाकी नोटा का सिस्टर का निशान सबसे नीचे था, नोटा का, तो 22 या 24 वोट नोटा पे भी डल गए थे। तो यदि वो भी नहीं डलते तो भी हम 8-10 वोट से चुनाव जीत जाते। तो नहीं, तो ये जो नेता कहते हैं जी, कई नेता ये कहते हैं कि काम कराने से कोई जीत नहीं सकता जी। ये सब समीकरण और समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूँ, जोड़ तोड़ समीकरण, आंकड़े, इसको फिट बैठाना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। काम कोई जीतने का पैमाना नहीं हो सकता, क्योंकि जिस सरपंच की चर्चा प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में हुई, मैं आकर के भी देख रहा हूं कि इस गांव में मैंने दिखा भी दिया कि एक बूंद पानी गांव में नहीं है, जबकि गांव के सड़क से नीचे का स्कूल है। तो आपने काम किया है और दिमाग लगाया, आप एक मल्टीनेशनल कंपनी। आप ये जो नेता कहते हैं कि यार काम से कौन जीतता है, तो ये तो होगा ना, आसपास के इलाकों में भी कहते होंगे बड़ा सदैव गौतम चर्चा में आया था, हार तो क्या? देखिए राजीव, इसमें अपने अपने सोच की बात है। जैसे मैं यदि इनको इस पैमाने पे मैं रखूं कि गांव में एक ऐसा, जैसे मैं बाहर, गांव 8वीं के बाद मैं बाहर पढ़ने चला गया था, बीटेक मैंने बाहर से किया, 12वीं मेरी बाहर से हुई, बीटेक मैंने किया, एमबीए किया, उसके बाद मैं जॉब लग गया गुड़गांव में। तो एक्चुअली आई वाज हैविंग नो पॉलिटिकल बैकग्राउंड। मेरे पिताजी अध्यापक थे, इसी स्कूल से वो रिटायर्ड हुए थे, और सही मायने में वो, उन्होंने मेरे से 2-3 हफ्ते तो बात भी नहीं करी थी जब उन्हें पता लगा कि थे भाई मैं चुनाव लड़ने वाला हूँ। तो ऐसी मेरी पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, मतलब मेरी कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड एक्चुअल में है नहीं। उसके बाद भी गांव के लोगों का इतना प्यार मतलब मुझे मिला है कि वो पहले चुनाव में मुझे एक रिकॉर्ड मार्जिन से जिताते हैं। दूसरे चुनाव में भी मैंने बोला हार जीत एक दूसरा मसला है, बाकी आप इस बात को देखिए, जितनी वोट मुझे पहली बार मिले थे उससे भी 300-325 वोट गांव वालों ने बढ़ा कर दिए, जबकि मैं 7 साल सरपंच रह चुका था। तो मुझे लगता है कि काम तो देखिए जी, काम तो कहीं ना कहीं वैल्यू करता ही है, ऐसा नहीं है। एक ठीक है, राजनीति में बहुत सारे आंकड़े रहते हैं, जोड़ तोड़ की भी बात रहती है। मेरा सवाल इसलिए है ना कि ये खट्टर साहब और बीजेपी और नायब सिंह सैनी और सारे लोग बीजेपी के कहते हैं कि हमने काम बहुत किया है, आपकी पर्ची
खर्ची नहीं चला है। जी, जी। उधर हुड्डा साहब ने कहते जो हरियाणा में हुआ वो मैंने किया है, जी। और अब इस मुकाम पर हरियाणा है कि उसका चुनाव 40 दिन बाद। आपको क्या लगता है? देखिए, मेरा मानना ये है, काम तो कहीं ना कहीं प्रभावित करने वाला भारतीय जनता पार्टी का रहा है। क्योंकि आप ये मानिए, यदि मैंने यहाँ पे एक छोटा सा काम किया और उसको पूरे राष्ट्रीय स्तर पे दिखाया गया, मेरे पास किसी एमपी के स्टेट से भी कुछ लोकल पत्रकार आए थे, तो एक विजन है पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का ऑब्वियसली एक विजन है कि वो चीज़ों को इस समझते हैं। बार की लड़ाई आप कैसी देख रहे हैं? मुझे लगता है, देखिए जी, मुकाबला तो टफ रहेगा। बाकी क्योंकि सरकार ने काम किया है। जैसे मैं आपको गांव का बताता हूं जी, एक मिनट, आपने जैसे प्रश्न किया जैसे है। आपके गांव का मैं बताता हूँ। जी। जब मैं आपका नाम पूछ रहा था जी। तो मैंने कहा ये सरपंच किसी पार्टी से क्या, हाँ, झुकाव रखता बीजेपी की तरफ। हाँ, नहीं, ये और इंटरेस्टिंग बात है कि जिसने हराया वो भी झुकाव बीजेपी की तरफ। जी, देखिए, मैं आपको सही बताऊं, वैसे पूरी ईमानदारी से मोदी जी को मैं अपना आइडल भी मानता हूं। बड़ी स्पष्टता से मैं आइडल मानता हूं उन्हें, क्योंकि जब हम जॉब कर रहे थे तो मोदी जी उस टाइम पे आए थे, तो हमें लगता था यस ही कैन डू दैट। तो उनका एक विजन है चीज़ों को लेके, उनकी चीज़ों को लेके पकड़ लगती है, तो ऑब्वियसली एक इंक्लाइनेशन। जब वो आए थे, जब जो उम्मीद करते थे और आज जब खड़े हैं 10 साल बाद, आपको लगता है जितना उम्मीद किया तो उतनी पूरी हुई? हाँ, देखिए राजीव जी, मैं ये कहता हूँ, राजनीति एक ऐसा सब्जेक्ट है, जैसे मैं छोटे स्तर पे, मैं गांव के स्तर पे राजनीति करता हूँ, वो देश के स्तर पे करते हैं। जैसे मैं भी बहुत सारे काम ऐसे थे जो मैं कहूँ कि क्या मैं फुल थ्रोटल पे काम कर पाया, क्या मैं अपना 100% दे पाया, तो मैं ईमानदारी से कहूँगा नहीं, मैं 100% नहीं दे पाया। उसके बहुत सारे फैक्टर्स लाइक होते हैं। जैसे आपको कई बार कहीं से सपोर्ट नहीं मिलेगी, आपको कई बार कहीं से सपोर्ट नहीं मिलेगी। तो मेरा ये कहना है कि आप और आपके सरपंच दोनों बीजेपी वाले माइंडेड ही है, तो इस चुनाव में भी इकट्ठे रहेंगे कि दो फाड़ हो जाएंगे? देखिए, ऐसा है, मैं तो मेरी कह सकता हूँ, सरपंच साहब के बारे में तो ना ही मैं टिप्पणी करूँ, ज़्यादा बेहतर है। बाकी स्वाभाविक है कि मैं मोदी सरकार की नीतियों के साथ में हूँ, बीजेपी सरकार की नीतियों के साथ में हूँ। जी, थैंक यू। और अब मैं थोड़ा आपको दूसरी तरफ ले सकता हूँ, चूंकि इनकी चर्चा बड़े राष्ट्रीय स्तर पर हुई थी, तो मैंने सोचा आपको ये दिखाना चाहिए, नई चीजें, नई जगह मैं